Hello my dear children, we'll continue with the same topic, punctuation. Under that we were discussing comma. So let's move ahead with the next part of it. It was from here. C. To show a pause by separating a phrase. Like the cat yawning lazily, closed its eyes. All these are group of words which have been brought together. They make some sense but not the complete sense. इसी को हम फ्रेज़ बोलते हैं. तो इस तरीके के जो फ्रेजेस होते हैं जिनका कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं मिलता है बिकॉज ये सेंटेंस फॉर्म में नहीं है. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनका अपना एक मीनिंग है बट दे आर नॉट कंप्लीट, दे आर नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस. सो इसमें स्मॉल पॉज के लिए शो करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? कॉमा को यूज़ करते हैं. ओके. डी. टू शो अ पॉज बाय सेपरेटिंग सेंटेंसेस. हिज रूम वॉज डर्टी, बुक्स वर स्कैटर्ड and dirty clothes entered the floor. Now look at that. His room was dirty is making complete sense. अगर इसके बाद में अगर हम full stop put करते हैं तो ये sentence complete है. अगर इस तरीके के multiple sentences को, separate sentences को हमें comma से bifurcate करना easy हो जाता है. अगर कहीं पे एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है और आप उसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो हम उसको किससे सेपरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉमास. Okay, now next one. Before but. The new boy was small but strong. So here the new boy was small. It is making complete sense. लेकिन उसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? उसकी एक और क्वालिटी बताना चाह रहे हैं कि वो छोटा है but बहुत strong है या strong है. So it is used before but also. Okay, now next one. F. Before, as, since, because. But you need to remember one thing always, that this is true if as, since convey the meaning because. आपका रीजनिंग ऐसा होना चाहिए कि ये हुआ क्योंकि ऐसा था. हिंदी में जब हम बात कर रहे हैं तो सेम बिकॉज का क्या है? क्योंकि. दैट इज द फॉलोड विद द रीजन. सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल. मदर वॉज वरिड एज आई वॉज नॉट वेल. क्योंकि वो ठीक नहीं था उसी की वजह से द मदर वॉज वरिड. सो हियर एज के आगे कॉमा लगा है क्योंकि वो जस्टिफाई कर रहा है बिकॉज को यहाँ पे. ओके. ही फेल्ड द टेस्ट कॉमा सिंस ही डिड नॉट स्टडी वेल. ही डिड नॉट स्टडी वेल इज वन सेंटेंस. ही फेल्ड द टेस्ट इज वन सेंटेंस. इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? सिंस से. और सिंस यहाँ पे क्या कर रहा है? एक कन्वे कर रहा है मीनिंग बिकॉज का. सो इस तरीके के जब आप सेंटेंसेस में देखेंगे तो एज या सिंस जो कन्वे करेंगे मीनिंग एज सिमिलर दैट टू बिकॉज. सो ऑटोमेटिकली यू विल यूज कॉमा बिफोर सिंस एंड एज. ओके. जी. आफ्टर पार्टिसिपल फ्रेजेस दैट बिगिन सेंटेंसेस. आईएनजी फॉर्म वाला पार्टिसिपल होता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है? कोई भी सेंटेंस जो पार्टिसिपल फ्रेजेस से बिगिन करेगा उसके आगे उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे. Okay, so feeling tired, comma, I went to bed. So यहाँ पे क्या है? Feeling is the participle phrase. Feeling tired is the participle phrase. So feeling यहाँ पे participle है. And rest of the sentence में आपने feeling tired is the phrase, comma उसी के बाद लगेगा. Participle phrase के बाद comma लगेगा जिसके अंदर participle भी होना चाहिए और उसके बाद जो word आ रहा है वो combine करके एक participle phrase बनेगा. I went to bed is making a complete meaning, complete sentence. I went to bed. So इसके आगे ये phrase की तरह use हुआ है. So इस तरीके के कहीं पे भी sentence में आप देखेंगे वहाँ पे participle phrase के बाद में आप comma put करेंगे. Let's read the next example also. Running to the gate, he opened it quickly. So here running to the gate, comma, he opened it quickly. So here running is the participle, rest is the phrase separated with the help of a comma and followed by a complete sentence. Okay children, let's move to the next one. Before and after words that give more information about the subject. इसका मतलब है या तो पहले या बाद में सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देता है उस जगह भी आप कॉमा यूज़ करते हो. कैसे? माई फ्रेंड इज़ अ टेनिस प्लेयर. अगर हम ये बीच में जो मैंने हाईलाइट कर रखा है हु इज़ द राइटर को अगर हम रिमूव कर देते हैं it is a complete sentence. My friend is a tennis player. लेकिन
वो टेनिस प्लेयर के साथ में राइटर भी है, ठीक है। सो इसको अगर हमें हाईलाइट करना है इन्फॉर्मेशन को, सब्जेक्ट के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे सेंटेंस के अंदर। यू आर फोकसिंग ऑन दैट एस्पेक्ट ऑल्सो। सो माई फ्रेंड कॉमा हु इज़ अ राइटर कॉमा इज़ अ टेनिस प्लेयर. I hope it's easy to understand, children, how before and after words that give more information about the subject. Okay? I. After however. We know however that he was going to die. जहाँ पे भी आप however देखेंगे उसके बाद में आप कॉमा पुट करेंगे. Okay? J. To separate two principal clauses. Complete thoughts joined by but, so, for, or, nor. राइट. सो यहाँ पे टू प्रिंसिपल क्लॉजेज क्या हो गए, दो मेन क्लॉजेज हैं जो कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन में है, जिसके अंदर एक हेड नाउन है और सब्जेक्ट है, और सो टू से नाउन है, हेड नाउन और सब्जेक्ट इज देयर एंड यू हैव द हेड वर्ब. ये होना बहुत ज़रूरी है एक प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्लॉज के लिए टू मेक कंप्लीट सेंस. सो हियर यू कैन जॉइन सच टू प्रिंसिपल क्लॉजेज विद द हेल्प ऑफ दीज words but, so, for, or, nor. Okay, so let's read the example. Finish your work comma or you will be punished. Finish your work is one sentence or one clause. You will be punished is the another clause, and you have joined these two principal clauses with the help of or. So इनको इस तरीके की principal clauses को अगर आपको separately ना लिख के एक ही में लिखना है, उसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ और, सो, फॉर और नॉर, एंड पुटिंग कॉमा बिफोर सच वर्ड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, के. आफ्टर येस एंड नो व्हेन दीज बिगिन एन आंसर. ऑलवेज रिमेंबर, येस एंड नो से अगर आपका आंसर बिगिन हो रहा है तो आप येस एंड नो के बाद कॉमा लगाएंगे. येस कॉमा आई एम गोइंग टू टाउन. No, comma, it is not late. I hope it's easy to understand up till now. Let's move to the next part of the same commas. Commas are not used in a clause but that specifically identifies the noun. Let me read the example first and then I'll explain. कहाँ पे इसको use नहीं करना है. This is the book which I was given for Christmas. यहाँ पे question raise हो रहा है, which book. जहाँ पे इस तरीके की चीज़ आपके क्लॉज में आता है स्पेसिफिकली नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप इस तरीके के क्लॉजेस या सेंटेंस में क्या यूज़ नहीं करेंगे, कॉमा यूज़ नहीं करेंगे. लेट्स रीड द नेक्स्ट एग्जांपल ऑल्सो. द टीचर स्पोक टू द बॉय हु हैड मिसबिहेव्ड. विच बॉय, वो कौन सा लड़का है जिसने मिसबिहेव किया. सो इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड. अगर आपके कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, द टीचर स्पोक टू द बॉय कॉमा हु हैड मिसबिहेव्ड. अगर आपने ये किया तो यहाँ पे ये दो चीज़ों को आपने सेपरेट कर दिया है, वो नहीं है. यहाँ पे उस बॉय के बारे में ही पूछा जा रहा है, वो कौन है, विच बॉय, राइट. सो इस तरीके का अगर क्वेश्चन रेज हो रहा है आपके सेंटेंस के अंदर और सो टू से इन अ क्लॉज, प्लीज डू नॉट यूज कॉमास देयर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेमीकोलन. A semicolon is used to join sentences with principal clauses not connected by a conjunction. Semicolon वो है जो दो sentences को जोड़ता है principal clause के अंदर, but conjunction से वो connected नहीं होने चाहिए. Always remember that. देखिए example पढ़ते हैं. The rocket rose, semicolon, it suddenly burst into a ball of flame. सो इस तरीके के जो सेंटेंस हैं ये प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं जो किससे कनेक्टेड नहीं है, कंजंक्शन से कनेक्टेड नहीं है. इस तरीके के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं किसकी, सेमीकोलन की. एक और एग्जांपल पढ़ते हैं. वी वर कॉन्फिडेंट द गेम वॉज अबाउट टू स्टार्ट, सेमीकोलन, आई फेल्ट नर्वस. तो अब इसको हम इन रेगुलर टर्म्स में अगर हमने को पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी इसको. वी वर कॉन्फिडेंट द गेम वॉज अबाउट टू स्टार्ट, I felt nervous. तो मैंने पॉज लिया है. वो पॉज जो है वो दो सेंटेंसेस को ब्रेक कर रहा है और उन दो सेंटेंसेस दे कैन स्टैंड अलोन, राइट. दे आर कंप्लीट सेंटेंसेस और सो टू से दीज टू आर द प्रिंसिपल क्लॉजेस and not connected with the conjunction. So make it a point
Wherever it is connected with the conjunction, you are not using semicolon, and if it is not connected with the conjunction, you will definitely use semicolon with such principal clauses. Next, B. It is used to separate clauses which already contains commas. ये उस तरीके की clauses को भी separate करता है जो already उसमें commas होते हैं. कैसे? Last year, comma, my brother won every match, and then you have a semicolon. There was no one who could defeat him. तो इस तरीके के sentences में अगर पहले से commas लगे हुए हैं तो भी आप उसमें semicolon put कर सकते हैं और you have to use it, right? Then let's move to the next one, that is colon. A colon is used before enumeration of examples like this year I am studying these subjects. Colon, क्योंकि एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें आप कैसे बोलते हैं? दिस ईयर आई एम स्टडीइंग दीज सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स एंड बायोलॉजी. नॉर्मली अगर इसको कोई जिसको इसका आइडिया नहीं है वो इस सेंटेंस को कैसे रीड करेगा? दिस ईयर आई एम स्टडीइंग दीज सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स एंड बायोलॉजी. नो चिल्ड्रन, जिस तरीके से ये इनको यूसेज है, जिस तरह से ये लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसको बोला भी जाता है. वेर एवर यू फाइंड सच कोलन, दिस सिंपली शोज कि आपको वहाँ पे एक लिटिल बिट ऑफ पॉज देना है, उसके बाद में वो लिस्ट ऑफ जो भी सब्जेक्ट्स हमने मेंशन किए हैं उसके बारे में आप बोलते जाएंगे, बट नॉट इन कंटिन्यूएशन, विद अ लिटिल बिट ऑफ पॉज. बहुत ही माइनर सा एक पॉज आएगा, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमने वहाँ पे कॉमाज यूज़ किए हैं. और कोलन्स वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे इस तरीके के एग्जाम्पल्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स आर देयर और लिस्ट ऑफ वर्ड्स आर देयर. ठीक है, सो वहाँ पे हम कोलन्स यूज़ करते हैं. बी, टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. कोई कोटेशन है जो आपको लिखना है और यू हैव टेकन इट फ्रॉम समवेयर, बोरोड इट फ्रॉम समवेयर, इस तरीके के जो हैं उनके लिए भी हम कोलन यूज़ करते हैं. फ्रांसिस बेकन सेज, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, स्पीकिंग अ रेडी मैन. सो ये इन्वर्टेड कॉमाज में है क्योंकि ये किसने कहा है? फ्रांसिस बेकन ने कहा है और इन्होंने कहा है, इसी वजह से हमने इसको एज इट इज़ कोट किया है. ठीक है, सो इसको इस तरीके की जो कोटेशंस होते हैं इनको आप कोलन यूज़ कर सकते हैं इनमें. ओके. सी, to introduce a statement which tells more about the one that comes before. Let me read the example first. My mother taught me 2 golden rules, colon, I was to do my best and never tell lies. इस तरीके के अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आता है या कोई एग्जाम्पल आपको कोट करना है या अपने बारे में आपको कुछ लिखना है, सो मेक इट अ पॉइंट कि इंट्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट जो है वो अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो क्या होगा, उसके इट इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग मोर अबाउट दिस, आई वॉज टू डू माई बेस्ट एंड नेवर टेल लाइज. इसको और एक्सप्रेस कौन कर रहा है कि किसने बोला है? माई मदर टॉट मी 2 गोल्डन रूल्स. तो ये जो 2 गोल्डन रूल्स हैं इसी को अगर हमें पुट करना है कि वो 2 गोल्डन रूल्स कौन से हैं, उससे पहले हम कोलन यूज़ करेंगे. सो दैट्स हाउ यू यूज़ कोलन. ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन मार्क्स. Question marks are used at the end of a sentence that asks a direct question. Always remember, सबसे पहले तो हमने जब अपना ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था कि अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो वो सेंटेंस कंप्लीट है या फिर वो सेंटेंस ख़त्म हो गया है. ठीक है, उसी तरह से अगर आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है या एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है तो आप फुल स्टॉप यूज़ नहीं करते हैं. इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है जैसे ही आप ये सिंबल यूज़ करते हैं. ओके, सो क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल, डिड योर ब्रदर डू हिज होमवर्क? दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन मार्क्स आर नॉट यूज्ड व्हेन यूजिंग इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. जहाँ पे भी इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच आएगा वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क्स यूज़ नहीं करेंगे. जैसे He was asked if he wanted to sleep. अगर यही सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में होता या फिर हाँ ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच में होता तो आपकी क्या इन्वर्टेड कॉमाज आ जाते. सो आपको
जहाँ पे भी इस तरीके की सेंटेंस है जो इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में है, वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करेंगे, ओके। बिकॉज जो ओरिजिनल जो वर्ड्स अटर किए गए थे उनको आपने चेंज करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में पुट कर दिया है, एक नॉर्मल बेसिक सेंटेंस में बना दिया है. सो जस्ट रिमेंबर, यू नॉट यूजिंग क्वेश्चन मार्क विद इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच. नेक्स्ट, व्हेन द सेंटेंस इज अ रिक्वेस्ट. एक तो हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच के साथ आपको यूज़ नहीं करना है क्वेश्चन मार्क. दूसरा है जब सेंटेंस रिक्वेस्ट फॉर्म में हो तब भी आप क्वेश्चन मार्क पुट नहीं करते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है. वेयर इज द सॉल्ट होता तो क्वेश्चन हो जाता. वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट. You don't have to put the question mark here because it is in a requesting tone. Okay, let's move to the next one. Exclamation marks. Exclamation marks are used after words or a group of words which express sudden feeling. आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके whatever is there in your mind and heart when you're expressing it through words, इस तरीके के sentences या expressions के साथ में हम exclamatory mark use करते हैं. जैसे alas, hooray. So exclamation marks are not used along with a full stop. Exclamation और full stop दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ठीक है. Let's read it further. If the exclamation mark comes after one or two words, start the next word with a capital letter. Yes children, अगर आपका exclamatory mark supposing you are starting with a sentence, तो आपके initial आपके sentence में 2 words आए हैं, उसके बाद में अगर आप अपना sentence को further लेके जा रहे हो तो जो third word होगा उसका first letter, initial letter will be in capital letter. Okay, will be a capital letter. Remember that. So here let's take the example. Help, then you have the exclamatory mark. Fetch me a glass of water. So अब इसको कैसे read करेंगे? Help, fetch me a glass of water. So that's how you put it. Expressions भी बिल्कुल वैसे ही आने चाहिए जिस तरीके का आपने इसके अंदर स्टॉप या सिंबल यूज़ किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए बोलने के लिए. So after help they have used an exclamation, then a little bit of pause is there because of the symbol, and then F of fetch is capital. Okay, now let's move to the next one, that is hyphen. Hyphens are used to connect parts of some compound words. Connect parts of some compound words. Complete compound words नहीं, उनके कुछ parts जो हैं compound words के, जो complete word है उनको, पूरा complete word को ये with the help of a hyphen हम क्या करते हैं, combine कर देते हैं. Okay, let's read it. Well written. Mother in law. आपने कभी भी, जैसे सपोजिंगली मदर इन लॉ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या ब्रदर इन लॉ है, या फादर इन लॉ है, सिस्टर्स इन लॉज हैं, ठीक है. तो इनके अंदर आप क्या करते, आपने देखा होगा हाइफन से ही इनको सेपरेट किया जाता है. एक साथ कभी नहीं लिखा मिलेगा आपको कि MOTHERNEINLAW, ये एक साथ एक वर्ड नहीं होगा. इनको सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज़ किया जाता है. तो ये सारे क्या हैं, connect parts of some compound words. Next one, hyphens are used in numbers and fractions. Numbers और fractions के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे 35, ठीक है, 3 quarters. इस तरीके के जो भी होंगे आपके यूसेजेस, उसके अंदर आप हाइफन को यूज़ करेंगे. इस तरह के वर्ड्स हैं, या फ्रैक्शंस हैं, या नंबर्स हैं. ओके, रिमेंबर चिल्ड्रन. सो connect parts of some compound words and is used with numbers and fractions. Next is dashes. Children, there is a minor difference between the two, but yes, there is a difference between hyphen and dashes. Hyphen को हमने उन 2 usages के साथ आपने read किया, whereas जब हम dashes की बात कर रहे हैं ये उससे थोड़ा सा different है. Let's read it. Dashes, often confused with hyphens, connect group of words to other group of words to emphasize a point. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से जब हम कनेक्ट करते हैं तब वो हम डैशेस का यूज़ करते हैं, हाइफन्स का यूज़ नहीं करते. वेराज हमने हाइफन्स को कहाँ यूज़ किया था, हाइफन्स आर यूज टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ सम कंपाउंड वर्ड्स. उन वर्ड्स का ही वो पार्ट होते हैं. वेराज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कनेक्टिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट. सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन. Usually, the dash separates words in the middle or at the end of a sentence. How?
In the middle of the sentence, a dash can put special emphasis on a group of words or make them stand out from the rest of the sentence. पूरे सेंटेंस में आपको कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको आपको फोकस करना है या हाईलाइट करना है या उन्हें स्टैंड आउट करवाना है, वहाँ पे हम किसका यूसेज करते हैं? डैशेस का करते हैं. वेराज अपर वाले में जब हम हाइफन्स की बात कर रहे थे उसमें हम कंपाउंड वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए वी यूज हाइफन. ओके, नाउ our ideas for the weekend, this is an example children, our ideas for the weekend, comma, going to a movie, comma, having a picnic, comma, doing homework, comma, and hiking Glacier Trail seemed like a lot to squeeze in. That is, जब हम घूमने जाएंगे वीकेंड पे तो ये सब चीज़ें इन्हें करनी है. सो इसी को अगर हम प्रॉपर तरीके से विद द हेल्प ऑफ डैश यूज़ करेंगे तो वो कैसे होगा? लेट्स रीड इट. Therefore, at the end of a sentence, a dash separates information from the rest of the sentence. इन सब के अंदर अगर एक स्पेसिफिक कोई इन्फॉर्मेशन आप पुट कर रहे हो तो उसको डैश से सेपरेट करके लिखोगे विद द हेल्प ऑफ डैश. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. जो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसी को प्रॉपर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो ऐसे होगा. Our ideas for the weekend, hyphen, going to a movie, having a picnic, doing homework, and hiking Glacier Trail, hyphen again, seemed like a lot to squeeze in. दो चीज़ें हैं. देखिए, our ideas for the weekend, लॉन्ग लिस्ट है, वो आपने किससे सेपरेट कर दिया? विद द हेल्प ऑफ डैश. उसके बाद में ग्लेशियर ट्रेल पे आके वो एंड हो रही है लिस्ट. उसके बाद आपको जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन पुट करनी है वो विद द हेल्प ऑफ आप डैश पुट करेंगे बाय द एंड ऑफ द होल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है कि वो वीकेंड पे कहाँ कहाँ जाएंगे. सीम लाइक अ लॉट टू स्क्वीज इन. ओके, अनदर एग्जाम्पल. आई न्यू द मटीरियल परफेक्टली डैश until test day. Okay, we went to Soloston Park dash the one north of 5th Street. So this is something more you are adding. तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड करते हो जो वैल्यूएबल है ऑब्वियसली, सो आप इसको जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जब आप पुट करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? डैश का यूसेज करते हो. और आपने नोटिस किया होगा परफेक्टली और अनटिल जो अबव सेंटेंस में लिखा हुआ है ये दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, राइट. वेराज जब हम हाइफन की बात कर रहे थे तो उसके अंदर जो वर्ड हमने यूज़ किया था मदर इन लॉ, ठीक है, या फादर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ. सो वो दैट इज़ कंपाउंड वर्ड्स विच हैव बीन सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ हाइफन्स. वेराज ये दोनों कंपाउंड वर्ड्स कंप्लीट कंपाउंड वर्ड्स हैं. इसके अंदर आपको ये परफेक्टली को आप सेपरेट नहीं करोगे डैश से. इट इज़ वन वर्ड एंड until itself is one word. इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप हाइफन यूज़ करेंगे. I hope I have made my point clear. Let's move to the next one. Apostrophe. Apostrophes are used with nouns to show ownership or possession. Nouns में possessive pronouns और nouns आपने किए होंगे स्कूल टाइम में एंड कॉलेज में भी कर रहे हैं आप. सो आपने नोटिस किया होगा जब possessive pronouns की या nouns की हम बात करते हैं तो उसमें हम belongingness दिखाते हैं कि वो किसका है, राइट. सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल. डॉग्स पॉ, मेन्स रूम, राइट, गर्ल्स फ्रॉक. सो ये belongingness विद द हेल्प ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस दिखा रहे हैं कि ये किसको बिलोंग करता है, ये किसका है, इसका ओनरशिप किसके पास है, इसका पोजेशन किसके पास है. जहाँ पे इस तरीके के नाउन के साथ ओनरशिप और पोजेशन शो करता है वहाँ पे हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. ओके, टू राइट प्लूरल्स ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. जहाँ पे आपको प्लूरल फॉर्म्स दिखाने हैं नंबर्स के या लेटर्स के वहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. देर आर 2 S's in this word. There are 2 8s in this number. सपोजिंगली अगर आपका नंबर होता 808 तो यहाँ पे 2 8s हैं. तो इस तरीके से जहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ रहा है नंबर्स में या लेटर्स में, सो आप वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. थर्ड, इन एक्सप्रेशंस यूजिंग टाइम. जहाँ पे भी टाइम का यूसेज हो रहा है या उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है वहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. अ मिनट्स रेस्ट, 2 years टाइम, ठीक है. नेक्स्ट वन, इन नेम्स ऑफ चर्चेस, सेंट जोसेफ्स इन कोलम्बो.
स्पेसिफिकली यू आर टॉकिंग अबाउट विच चर्च? सेंट जोसेफ. ओके, तो इस तरीके के नेम जो आते हैं चर्चेस के, वहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं. इन नेम्स ऑफ चर्चेस एंडिंग इन एस. ओके, आप इसमें देखिए अपॉस्ट्रोफी एस से पहले नहीं है, इसके बाद है, क्योंकि यहाँ पे डबल एस नहीं पुट करना था, तो वो प्लूरल फॉर्म में हो जाता है. आप समझ रहे हैं पॉइंट? सो उस निकोलस इटसेल्फ इज अ नेम, तो निकोलसिस नहीं बोलोगे आप, निकोलस अपॉस्ट्रोफी. दिस सिंपली मीन्स कि यहाँ पे ये सेंट निकोलस ऑन मेन स्ट्रीट, वो निकोलस चर्च की बात करें जो मेन स्ट्रीट पे है. राइट, सो अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट अपॉस्ट्रोफी आफ्टर एस. इन प्लेस ऑफ नंबर्स इन डेट्स, जहाँ पे भी आप नंबर्स डेट्स में लिखते हैं वहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे अपॉस्ट्रोफी 85 इंस्टेड ऑफ 1985. Right children, I hope you are able to understand up till now. Let's move to the next one. To show ownership in a phrase, only the last word takes the apostrophe. Like the king of Bhutan's palace. यहाँ पे आपको फ्रेज में अगर ओनरशिप दिखाना है तो लास्ट वर्ड एक अपॉस्ट्रोफी लेता है. सो यहाँ पे भूटान में, भूटान के बाद एन के बाद आपने अपॉस्ट्रोफी एस लिखा है. द किंग ऑफ भूटान्स पैलेस, भूटान का जो पैलेस है उस किंग की बात हो रही है. ठीक है, सो अगेन इट इज शोइंग दी ओनरशिप. टू शो जॉइंट पोजेशन, जॉइंट पोजेशन ये मीन्स इट बिलोंग्स टू either to two people or to two things separately to two people. In both the cases you are going to use apostrophe. जैसे टॉम एंड मैरीज कैट, सो ये एक कैट है, ये जो टॉम और मैरी की है, दे जॉइंट पोजेशन है यहाँ पे. वेराज एक और है जिसमें आपको दोनों की सेपरेटली दे हैव देयर कैट्स, तो वो अलग अलग दे पोजेस थिंग्स. राइट, सो यहाँ पे जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है टॉम्स एंड मैरीज कैट्स. कैट नहीं लिखा है, कैट्स लिखा है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे टॉम की कैट भी है और मैरी की कैट भी है. वेराज इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ टॉम एंड मैरीज कैट, देयर इज वन सिंगल कैट जो दो लोग पोजेस कर रहे हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन चिल्ड्रन. कोटेशन मार्क. सो एज द नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज, यहाँ पे आप कोट कर रहे हो कुछ, जैसे कि कोटेशन मार्क शो द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ कोटेशन और टाइटल ऑफ अ शॉर्ट वर्क. कोई भी ऐसा काम आपने या आपने कोई टाइटल लिखी है या कुछ कोट किया है, स्पेसिफिकली यू हैव सेड समथिंग, राइट, सो वो एक्टिव वॉइस में हो जाएगा. तो इस तरीके का कुछ भी होगा उसको आप इन्वर्टेड कॉमास में पुट करते हो, वही कोटेशन मार्क्स कहलाते हैं. बी, कोटेशन मार्क्स इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ पर्सन. ठीक है, उनको एग्जैक्टली आप वैसा ही एनक्लोज करके पुट कर रहे हो सेंटेंस के अंदर जैसा वो बोला गया है. राइट, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स आर बीइंग कोटेड. सो दिस सीम्स एंड दिस सिंपली मीन्स इट इज इन द एक्टिव वॉइस. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. सिया सेड I'm gonna swing from the chandelier. सो यहाँ पे सिया सेड कॉमा I am gonna swing from the chandelier, इसको इन्वर्टेड में पुट किया है क्योंकि ये सिया का डायरेक्टली, सिया हैज स्टेटेड दिस. राइट, नेक्स्ट, डू नॉट यूज कोटेशन मार्क्स अराउंड अ पैराफ्रेज और समरी. किसी भी तरीके का समरी या पैराफ्रेज लिख रहे हो उसमें कोटेशन मार्क्स को यूज़ मत करो. राइट, या फिर आप उसको इनडायरेक्ट सेंटेंस पे जब कन्वर्ट कर रहे होते हो तब भी कोटेशन मार्क्स नहीं आते हैं. डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप करते हो या फिर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस करते हो तो पैसिव वॉइस में आप इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देते हो, सो टू से कोटेशन मार्क्स को आप रिमूव कर देते हो. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. सिया सेड शी इंटेंडेड टू पेंडुलेट फ्रॉम अ शैंडलियर. ओके, नेक्स्ट, quotation marks set off the titles of smaller works within larger works. ये क्या करते हैं, ये आपके जो आपने सपोजिंगली यू हैव रिटन समथिंग जो 2 to 3 पेजेस का है, उसके अंदर अगर आपको कुछ छोटे छोटे टाइटल्स ऐड करने हैं ऑफ योर वर्क तो आप उसको कोटेशन मार्क्स में पुट करते हो. दिस कैन वेरी बिटवीन डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स पे डिपेंड करता है. एज पर रिक्वायरमेंट यू यूज़ देम. लेट्स रीड इट. शॉर्ट स्टोरी
बुक ऑफ स्टोरीज़ के अंदर आपके एक शॉर्ट स्टोरी है, उसको आपने इन्वर्टेड में पुट कर दिया। जैसे चैप्टर को बुक के अंदर एक है तो यू हैव पुट इट इन्वर्टेड में चैप्टर। बुक ऑफ पोइट्री है, उसमें आप स्पेसिफिकली कोई पोएम एक आपने टाइटल लिया है तो आप उसको कोटेशन मार्क में कोटेशन में पुट कर देंगे, कोट्स में पुट कर देंगे। देन सीरीज़, उसके अंदर एक एपिसोड है, उसको आप कोट्स में पुट कर देंगे, कोटेशंस में सॉरी। देन आर्टिकल, मैगजीन और जर्नल की बात हो रही है, उसके अंदर कुछ आर्टिकल है, उसको आपने कोटेशन मार्क्स में पुट कर दिया। देन एल्बम के अंदर एक सॉन्ग है, उसको कोटेशन में पुट कर दिया। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर यूजिंग दीज quotation marks. Next is place periods and commas inside quotation marks. अगर आपके किसी स्पेसिफिक पीरियड की बात हो रही है तो आप उस जगह क्या एंड कॉमाज, अगर कॉमाज पुट किए हुए हैं तो वो हमेशा कहाँ आएंगे, कोटेशन मार्क्स के अंदर आएंगे, बाहर नहीं। लेट्स टेक द एग्जांपल, पोप फ्रांसिस सेड कॉमा इन्वर्टेड आई विल हैव एक्स्ट्रा मेयोनीज ऑन दैट फुल स्टॉप। सो यहाँ पे पीरियड्स हियर स्टैंड्स फॉर फुल स्टॉप। सो इस तरीके का अगर फुल स्टॉप है या कॉमा है वो यूज़ अगर कहीं पे प्लेस हो रहा है सेंटेंस में तो आप वो कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, प्लेस सेमी कोलन्स एंड कोलन्स आउटसाइड क्वेश्चन मार्क कोटेशन मार्क्स। आई रिकमेंड द वर्क्स कोलन इट कम्स विद चिशारॉन। सो या इट एक्सक्लेमेटरी मार्क इज देयर। सो इस तरीके का अगर कुछ है तो आप वहाँ पे प्लेस सेमी कोलन्स एंड कोलन्स आउटसाइड कोटेशन मार्क। ओके, सो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है अगर आपके सेमी कोलन यूज़ हुआ है या कोलन यूज़ हुआ है तो वो कहाँ रहेगा, कोटेशन मार्क्स के बाहर रहेगा। कैप्टन लाइटफुट सेड डोंट यू थिंक इट्स टाइम वी स्टार्टेड लेटिंग विमेन बी पायरेट्स टू। क्वेश्चन मार्क आ गया एंड उसके बाद आपने कोटेशन मार्क पुट किया है। ओके चिल्ड्रन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Place question marks or exclamation points inside the quotation marks if they punctuate the quotation only. However, if the quote does not include a question or exclamation, but the sentence itself is asking a question or exclaiming, the question mark or exclamation point sits outside of the quotation marks. How? Let's take the example, फिर मैं आपको explain करती हूँ। What did Aesop Rock mean by there's smoke in my iris, but I painted a sunny day on the insides of my eyelids? ये क्वेश्चन फॉर्म में आपको साउंड जब करेगा आप उसको इन्वर्टेड में पुट करने के बाद क्वेश्चन मार्क बाहर की तरफ रखेंगे। लेट्स रीड इट हाउ। प्लेस क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स इनसाइड द कोटेशन मार्क्स इफ दे पंक्चुएट द कोटेशन ओनली। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है ये, कैप्टन लाइटफुट सेड डोंट यू थिंक इट्स टाइम वी स्टार्टेड लेटिंग वुमेन बी पायरेट्स टू। इस तरीके का अगर है तो वो इसमें क्या है, आप क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हो लेकिन वो कोटेशन के फॉर्म में है। ठीक है, आपने कोटेशन यूज़ किया है वेराइज आपने क्वेश्चन मार्क को अंदर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स जो हैं वो क्यों अंदर पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो साउंड ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन फॉर्म में ही है। डोंट यू थिंक इट्स टाइम वी स्टार्टेड लेटिंग विमेन बी पायरेट्स। वेराइज जब हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, कोट डज नॉट इंक्लूड अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन बट द सेंटेंस इटसेल्फ इज आस्किंग अ क्वेश्चन और एक्सक्लेमिंग। अगर आपका सेंटेंस डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर रहा है या उसको एक्सक्लेम कर रहा है तो आप कैसे पुट करेंगे, द क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट सिट्स आउटसाइड द कोटेशन मार्क। ओके, अगर वो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट कर रहा है या एक्सक्लेम कर रहा है तो क्वेश्चन मार्क आपका हमेशा कोटेशन मार्क्स के बाहर होगा। वेराइज इन द अबव केस अगर क्वेश्चन मार्क्स प्लेस क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स इनसाइड द कोटेशन मार्क इफ दे पंक्चुएट द कोटेशन ओनली। यहाँ पे ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और ये डायरेक्टली स्टेटेड है, दैट इज कैप्टन लाइटफुट सेड। ये लाइटफुट ने डायरेक्टली मीन किया है एंड ही वांट्स टू कन्वे दिस, ही हैज स्टेटेड, राइट। सो इस वजह से अगर इस तरीके का कोई सेंटेंस डायरेक्टली पुट किया गया है फ्रॉम दी पर्सनस माउथ, उसको आप इन्वर्टेड में पुट कर रहे हो या आप कोटेशन मार्क यूज़ कर रहे हो तो इस तरीके के सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अंदर आता है। Whereas in the other case, when what did Aesop Rock mean by, यहाँ पे भी आपने कोटेड ही पुट किया है
बट वो क्या मीन कर रहे थे आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करा रहे हो, एंड दीज आर नॉट as so to say stated directly. Okay children, so and again it is in the question form. So there's smoke in my iris but I painted a sunny day on the insides of my eyelids. So here the question mark will be outside the quotation. Okay, let's move to the last part of it, that is parenthesis. Parenthesis set of elements like additions or expressions within a sentence that are related to the sentence but are नॉन एसेंशियल. वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, आप इनका यूसेज नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए हम इन सब टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स का यूसेज करते हैं. सो आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट एज सच, बट दे कैन बी अवॉइडेड इफ़ रिक्वायर्ड. दे टेंड टू डी एम्फसाइज वॉट दे सेट ऑफ. इट सिंपली मीन्स कि अगर वो नहीं भी है तो भी इट डजेंट मैटर. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. वी विजिटेड सेवरल यूरोपियन कंट्रीज ऑन आवर ट्रिप लास्ट ईयर. Oh my god, I have missed the middle part. But no, in actuality it simply means if you are not using the middle part, that is England, France and Spain, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो हमने स्पेसिफिकली नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट टू ब्रिंग इन मोर एक्सप्रेशन टू इट आपने ये ऐड किया है. अगर इसको हम नहीं भी पुट करते तो भी आपका सेंटेंस पूरा मीनिंग बना रहा है और अगले को समझ में आ जाता कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ की इन स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. राइट, सो दैट्स द रीज़न वाई पेरेंथेसिस कर दिया हमने यहाँ पे. इन तीन को हमने ब्रैकेट्स में या पेरेंथेसिस में पुट किया है. ओके, वेदर यू कीप इट और यू जस्ट रिमूव इट, द सेंटेंस विल मेक सेंस. नेक्स्ट इज पेरेंथेसिस कैन इनक्लोज फिगर्स इन अ सेंटेंस. नंबर्स या फिगर्स को आप किस में पुट कर सकते हो? पेरेंथेसिस में पुट कर सकते हो. किस तरह से? ग्रेड्स विल बी यूज्ड ऑन 1 participation, 2 in class writing and 3 exams. That's how you use it. Parentheses to enclose figures. Next is the snow. Do you remember what snow feels like? Was falling heavily. जैसे कि आपने कुछ एक something was there in your mind and you have put it in the parenthesis in this sort of sentence. देखिए, the snow was falling heavily is making complete sense. लेकिन आपने ये एक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा ऐड कर दी है. दैट इज समथिंग वॉज देयर इन योर माइंड, यू हैव रिटन हियर. डू यू रिमेंबर व्हाट स्नो फील्स लाइक? इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल यू हैव रिटन हियर. सो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को हम किस में पुट करते हैं? ब्रैकेट्स में पुट करते हैं, और सो टू से पैरेंथेसिस में पुट करते हैं. सी, when parentheses are used to enclose an independent sentence, the end punctuation belongs inside the parenthesis. This simply means कि आपने अगर सेंटेंस इनक्लोज हो रहा है एंड इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इस तरीके के सेंटेंस को आप विद द पंक्चुएशन इनसाइड इट, जो भी पंक्चुएशन आप मार्क यूज़ कर रहे हो उसको आप यूज़ करके, दैट इज सपोजिंगली इसके अंदर फुल स्टॉप यूज़ हुआ है, वो हम पैरेंथेसिस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंटिंग टू द क्लास ऑन मंडे. दिस इज़ वन सेंटेंस, फुल स्टॉप. माई चाइल्डहुड स्टेज फ्राइट हैज़ नेवर रियली लेफ्ट मी. ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, रिक्वायर्ड नहीं है, एक्स्ट्रा है. सो इस तरीके का अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड किया है तो आपने वहाँ पे पीरियड या फुल स्टॉप यूज़ किया है और वो पैरेंथेसिस के अंदर ही आ जाएगा. यू नॉट पुटिंग इट आउटसाइड. नेक्स्ट इज आई होप आई कैन गेट इट ओवर विद क्विकली. राइट, so that's how you put it. You use parenthesis. Children, with this we come to the end of the topic punctuations. So if you have any queries or any questions, please feel free to message me or call me. Thank you so much.